इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी फाइनल टर्म सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं आज लेसन नंबर 24 एंड 25। वेलकम टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेसन नंबर 24 कल्चरल एंड चेंज कंटिन्यू। हम थोड़ा सा लेसन नंबर 23 को देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, क्योंकि ये लेसन नंबर 23 ही चल रहा है। उसमें हमने एक कल्चरेशन के बारे में पढ़ा था कि दो कल्चर्स का मिलना, जिसमें एक जो डोमिनेट होता है। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक कल्चर से दूसरी कल्चर में चीज़ को ट्रांसफ़र होना। उसके बाद चेंज एजेंट पढ़े थे, जो कि तब्दीली लाने वाले लोग, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और कल्चरल बाउंड्रीज पढ़ी थी, यानी कल्चरल डिफरेंसेस की जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स थी वो हमने पढ़ी थी। अब हमारे पास लेसन नंबर 24 है। इसमें हमने पढ़ना है द कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ चेंज, प्लान चेंज और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ चेंज। जो भी हाईलाइटेड और अंडरलाइन वर्ड्स हैं, वो अंडरलाइन लाइन्स हैं, वो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। एक्सेप्टिंग चेंज इन वन पार्ट ऑफ अ कल्चर इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट चेंज टू अनदर पार्ट ऑफ अ कल्चर। यानी किसी एक हिस्से में तब्दीली का मतलब होता है कि ये इनकी जो तब्दीली है वो कल्चर के दूसरे हिस्से पर को भी मुतासर करती है, दूसरे हिस्से तक भी उसका असर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोसाइटी में एक एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न हो जाए तो फैमिली सिस्टम, जॉब्स और सोशल वैल्यूज़ भी बदलने लग जाती हैं। Anthropologists may differentiate between the mechanical solidarity of rural area and the organic solidarity of cities। यहाँ पर आप देखेंगे जो है ना हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डिफ्रेंशिएट किया मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ऑफ सिटीज़ के दरमियान। मैकेनिकल सॉलिडारिटी ऑफ रूरल क्या है, देही इलाकों की सादगी पर मतलब यकजहती। और जो ये है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ऑफ सिटीज़, ये क्या है, ये शहरों की तरक्की याफ्ता यकजहती के दरमियान। यहाँ पर एक वर्ड है सिंपल फ्लो ऑफ माइग्रेंट। ये क्या है, सर्कुलेशन ऑफ पीपल बिटवीन दीज एरियाज। आजकल आप देखते हैं कि सिर्फ लोग रूरल टू अर्बन बस एक ही फ्लो नहीं है, यानी देहातों से जाकर शहरों पर नहीं बस बैठ जाते, बल्कि लोग दोनों तरफ घूम फिर कर वापस भी जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सर्कुलर माइग्रेशन, घूमना फिरना, चक्कर की सूरत में हिजरत करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लान चेंज। अब प्लान चेंज में इसका ये है कि कोई भी जब ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो प्लानिंग के ज़रिए चेंजेस लाने की कोशिश की हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, बल्कि उसके नुकसान भी थे। अब यहाँ पर आप एग्जांपल ले लें कि अगर एक फैक्ट्री किसी जगह पर लगी है किसी शहर में, तो वो उस जहाँ फैक्ट्री लगी है और जो उन लोगों को काम मिला है, जिनको रोज़गार मिला है, जिनको जॉब्स मिली है, उनके लिए तो फ़ायदा है। लेकिन वो उसके बरक्स वो लोग उनका सोचें जिनकी ज़मीन चली गई है, तो उनका तो फ़ायदा नहीं है ना, उनके लिए तो नुकसान है। तो यही है कि प्लान चेंज यानी कि जो हमेशा हर एक के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। अब ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ ब्रॉड बेस्ड टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द फ्लो ऑफ मनी। एमसीक्यूज के लिए याद रखें। और द ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड द स्टडी ऑफ कल्चर चेंज मोर कम्प्लेक्स। यहाँ तक ग्लोबलाइजेशन ने स्टडी ऑफ कल्चर चेंज को क्या कर दिया, मोर कम्प्लेक्स कर दिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, पैसे के थ्रू, गुड्स के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड जो पूरी दुनिया में तेज़ी से मालूमात को फैलाना, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये एक इसने कल्चर चेंज को क्या कर दिया, इसने कम्प्लेक्स कर दिया है। अब कभी तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू आइडियाज़ आते हैं और मतलब कि जो कुछ लोग हैं ना वो न्यू आइडियाज़ एक्सेप्ट करते हैं, और कभी कभी ये ट्रेडिशनल कल्चर्स को ख़त्म भी कर देता है, यानी उनको रीडिफाइन करने पर मजबूर कर देता है। अब इसमें हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं ग्लोबलाइजेशन में, जो कि कौन से हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और जो है ना इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो रहा है, जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसमें आपकी यूज़फुल टर्म्स आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। ग्लोबलाइजेशन के अभी ऊपर बता दिया, अर्बनाइजेशन है लोगों को गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो जाना। रीवैम्पिंग होता है कि किसी सिस्टम का दोबारा रिफॉर्म करना। कम्पिटिटिव होता है कि प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बेटर, मतलब कि बेहतरी के लिए मुकाबले में उतरना। इन्वायरमेंटल कॉस्ट है कि किसी काम का असर ज़मीन पर या हवा पर या इन्वायरमेंट पर पड़ना। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेसन नंबर 25। लेसन नंबर 25 में हमने पढ़ना है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नीड फॉर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टडिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कौन कौन से हैं। अब पॉलिटिकल नीड फॉर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। All societies have political system that functions to manage public affairs, maintain social orders and resolve conflict। हर मुआशरे में एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि अवामी मामलात को मैनेज करता है, उनके झगड़ों को ख़त्म करता है और समाजी निज़ाम को कायम रखता है। यहाँ पर एक वर्ड है पब्लिक अफेयर। उसका मतलब क्या है कि जो हर मुआशरे में मतलब कि ये आम आवाम के मसाइल जो सिर्फ एक शख्स या ख़ानदान नहीं बल्कि जो पूरी सोसाइटी है ना उसके लिए अहमियत रखती है, ये वो है आम आवाम के मसाइल हैं जो कि सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए अहमियत रखते हैं।
अब आगे देख लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटीज़ के। यहाँ पर स्टडिंग ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं पढ़ा, ये देख लें। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरह से किस सोसाइटी में पॉलिटिकल रोल्स, मतलब जो सियासी जिम्मेदारियाँ वो तकसीम की जाती हैं, और जो पावर का इख्तियार है वो किसके पास होता है, और जो झगड़े हैं वो कौन कौन और किस तरीके से हल करता है। यहाँ पर हमारे पास वर्ड है एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक रब्त, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स बताई हैं, 4 टाइप्स बताई हैं, और वो कौन कौन सी हैं, बैंड, ट्राइब्स और चीफडम और स्टेट्स। पहले हम बैंड्स को पढ़ लेते हैं। बैंड्स में क्या है कि बैंड्स आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन द फॉलोइंग सोसाइटीज, और बैंड्स हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड रोल स्पेशलाइजेशन कुंग इन कुल्हारी की स्टडिंग ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट लाइन में। नॉन स्टेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टेट सिस्टम सुपर इम्पोज ऑन देम। इन पर नॉन स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पर भी स्टेट का सिस्टम इम्पोज कर दिया गया। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर मुसल्लत करना, ज़बरदस्ती लगा देना। अब बैंड्स हम पढ़ रहे थे। बैंड्स का क्या है कि बैंड्स उन सोसाइटीज़ में होती हैं जहाँ के लोग शिकार करते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी कम होती है, और उनका जो आपस में सामान का लेन देन है वो रेसिप्रोसिटी की बुनियाद पर होता है, यानी कि बाहिमी लेन देन की बुनियाद पर होता है। और ये सोसाइटी मोस्टली बराबरी के निज़ाम पर होती है, किसी का भी ज़्यादा रुतबा नहीं होता, कोई भी अमीर गरीब वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब कुंग कुल्हारी कौन सा है, ये वो लोग थे जो शिकार करते थे, करके अपना गुजारा करते थे, और इनमें पॉलिटिकल मतलब इनमें रियासती निज़ाम नहीं होता था। इसकी ये हमने स्पेसिफिक जो है ना पढ़ ली, फीचर्स पढ़ ली, स्पेशल फीचर्स। अब अगला हमारे पास है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें है कि जो ट्राइब्स में जो है ना आबादी है वो ज़्यादा होती है और लोग सेटल होते हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं होती और बराबरी का निज़ाम ही होता है, ठीक है। ये वाला जो लिखा हुआ है इगैलिटेरियन, बराबरी का निज़ाम ही होता है। और जब इसके स्पेसिफिक फीचर्स कौन से हैं कि जब एक्सटर्नल जो है ना थ्रेट्स होता है, जब बैरूनी ख़तरा आता है, तब जो पैन ट्राइबल मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरी ट्राइब्स के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि जो पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं, फॉर्मल लीडर यहाँ पर नहीं होते, और मतलब यहाँ पर ना जो मसाइल वगैरह हैं वो हल हो जाते हैं। ये chiefdom involves a more formal and permanent political structure than is found in tribal society। यहाँ पर फॉर्मल और परमानेंट होता है जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और यहाँ एक बंदा होता है जो कि या तो अकेला मतलब अकेला ही सबको चला रहा होता है, या फिर अपनी मजलिस से मशवरा कर लेता है, अपनी काउंसिल से मशवरा करता है। इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं सोशल रैंक्स और फिस्टिंग एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल है, in the late 19th and 20th century many societies and chiefdom imposed on them by colonial power। ये chiefdom की थर्ड लास्ट लाइन में 19th और 20th सेंचुरी में colonial power ने कई एरियाज में chiefdom इम्पोज किए थे। ब्रिटिश ने निगेरिया और कीनिया और ऑस्ट्रेलिया में chiefdom का सिस्टम लगाया था। लास्ट वाली लाइन है 18th सेंचुरी वाज द टिपिकल chiefdom। प्री कॉलोनियल 18th सेंचुरी हवावी का पॉलिटिकल सिस्टम भी एक क्लासिकल chiefdom है। प्री कॉलोनियल क्या होता है, जो कॉलोनलाइजेशन से पहले का है, प्री वो कॉलोनलाइजेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास यूजफुल टर्म्स है। पब्लिक अफेयर्स बता दिया कि जो आवाम से मुतल्लिक मसाइल होते हैं। सोशल ऑर्डर्स में कर दिया कि जो ऐसा निज़ाम जहाँ सोसाइटी सुकून से रह सकती है, सेडेंट्री है कि जो लोग एक ही जगह पर बसते हैं। हम प्री कॉलोनियल बता दिए कि कॉलोनलाइजेशन से पहले का है। इंटीग्रेशन है कि मुख्तलिफ हिस्सों के आपस में रब्त होता है। हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि लेसन नंबर 24 और 25 में हमने क्या पढ़ा। 24, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर किया करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि हमें ये इस चीज़ में यहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। लेसन नंबर 24 में हमने पढ़ा द कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी कि जब कल्चर के एक हिस्से में तब्दीली आती है तो वो दूसरे हिस्से पर भी को भी मुतासर करती है, वहाँ पर भी चेंजिंग आती है, और प्लानिंग के ज़रिए जो भी चेंजेस आई हैं वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, और ग्लोबलाइजेशन दुनिया को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 25। इसमें हमने पढ़ा नीड फॉर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ हमने वर्ड पढ़े थे, पब्लिक अफेयर्स वाला, और इसका बता दिया कि जो अवामी मसाइल से अवाम से मुतल्लिक मसाइल होते हैं। सोशल ऑर्डर यानी ये जो ऐसा निज़ाम जहाँ सोसाइटी अमन अमान से रहती है, और इस चैप्टर में हमने और ये पढ़ा कि हर सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम होता है ताकि मामला हल हो सकें। और पॉलिटिकल सिस्टम की हमने टाइप्स पढ़ी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टाइप्स दी थी 4। उन 4 के आपने कमेंट बॉक्स में नाम बताने हैं कि कौन कौन सी हमने पढ़ी, ताकि पता चले कि आपको कुछ लेक्चर समझ भी आ रहा है या नहीं। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 26 एंड 27 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।